गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग भूगोल पढ़ रहे थे। भूगोल में हम लोग जल संसाधन चैप्टर को पढ़ रहे थे। जल संसाधन में हम लोग आज पढ़ेंगे भूमिगत जल के बारे में। किसके बारे में? भूमिगत जल के बारे में। भूमिगत जल के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो भूमिगत जल के बारे में देखिए, तो भारत में वर्षा जल का लगभग 22% भाग चट्टान, छिद्रों, दरार आदि द्वारा रिसकर धरातल में प्रवेश कर जाता है। कितने प्रतिशत भाग? 22% भाग चट्टान के छिद्रों में, दरारों में आदि में रिसकर क्या हो जाता है? धरातल में प्रवेश कर जाता है। चट्टान में पहुंचते पहुंचते ये जल भूमिगत जल कहते हैं। जैसे जैसे चट्टान में पहुंचते चले जाते हैं ये जल, ये आपको भूमिगत जल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भूमिगत जल। जैसे कुआं, पालतर, कुएं, ट्यूबवेल, हैंडपंप आदि ये सब आपका क्या होता है? तो याद रखिएगा, द्वारा निकाला गया जल आपका क्या होता है? भूमिगत जल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भूमिगत जल कहलाते हैं। तो आप चलिए, भूमिगत जल कहलाते हैं तो भूमिगत जल के बारे में आप लोग लिख लीजिए। भूमिगत जल के बारे में समझ गए। ये क्या होता है? 22% भाग चट्टान से टूटे, जब वर्षा होती है भारत में वर्षा लगभग 22% भाग चट्टान के छिद्रों से, दरारों आदि से रिसकर धरातल में प्रवेश करता है। और जब जैसे पहुंचते हैं चट्टान में, पहुंचने के बाद ये क्या करते हैं? उसी जल को भूमिगत जल कहते हैं। ठीक ना? तो आप लोग लिख लीजिएगा इस पर भूमिगत जल के बारे में। क्या है भूमिगत जल? कि भारत में वर्षा जल का लगभग 22% भाग चट्टान के छिद्रों के द्वारा। अब देखिए, ये बात था आपको, तो वर्षा का जल 22% जल अर्थात 790 बिलियन आपका क्या होता है? समझिएगा बात। 790 बिलियन घन मीटर होते हैं। बिलियन जो घन मीटर जल धरातल के नीचे प्रवेश सतह तक पहुंच जाते हैं। कहाँ तक पहुंच जाता है? आपका प्रवेश सतह तक पहुंच जाते हैं। जैसे ट्यूब लैम्प के द्वारा या हैंडपंप के द्वारा या कुएं खोदकर प्राप्त किया जा सकता है। इसका 70% भाग ही हम आर्थिक रूप से उपयोग कर सकते हैं। जो अंदर चले जाते हैं उसको हम, उसका भाग कितने प्रतिशत? हम 70% भाग ही हम उसका उपयोग कर सकते हैं, आर्थिक रूप से उपयोग कर सकते हैं। अतः यही 70% जल हमारे लिए जल संसाधन कहलाएंगे। अब समझिएगा इसके बाद आप लोग आगे कि भारत में मानसूनी वर्षा अनियमित होती है। जो भारत में वर्षा होती है आपको अनियमित होती है, कभी भी अनिश्चित होती है, असामान्य वितरण वाली होती है। देश में जिन भूभाग पर वर्षा या नहीं होती या कम होती है, वहाँ भूमिगत जल स्तर बहुत ही नीचे एवं जल खारा हो जाता है। आपका जल क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। उदाहरण के लिए समझ लीजिए, आप समझ सकते हैं राजस्थान में कुएं खोदे गए, कई जगह पर कुएं खोदे गए, लेकिन जिनका जल प्रतिशत भाग केवल उत्तर भारत मैदान में ही विद्यमान है। और कहाँ पे भूमिगत जल का 90% भाग केवल कहाँ पर स्थित है? आपका उत्तर भारत के मैदान में विद्यमान है। उत्तर भारत के मैदानीय भागों में सतत वहानी नदियाँ, नाले बहुत अधिक है। यहाँ की भूमि बहुत नरम होती है और जल का ग्रहण करना इनका बहुत क्षमता अधिक होता है। तो उत्तर भारत की ज़मीनें क्या होती हैं? मैदानी बहुत ज़मीन जो होती है बहुत ही नर्म होती है। नर्म होती है, ये नर्म होती है। इसको क्या किया जाता है? ये जल्दी ही क्या करता है? पानी को जल ग्रहण करने को इनको क्षमता अधिक होती है उत्तर भारत में। अब समझिए, केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड के द्वारा अनुमान लगाया गया था कि देश में लगभग 4 किस बोर्ड के द्वारा? तो केंद्रीय भूमिगत बोर्ड के द्वारा। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड के द्वारा यह अनुमान लगाया गया था कि देश के लगभग 4.18 हेक्टेयर भूमिगत जल क्या है? उपयोग संभव है। इतना ही जल आपका उपयोग है, संभव है। 2010 के क्रमबद्ध योजना के अनुसार संपूर्ण जल संसाधन का उपयोग करने का लक्ष्य रखा गया है। अब इसके बाद आप लोग समझिएगा, अभी तक भारत में 14.7 अरब घन मीटर जल संग्रह करने की क्षमता विकास हुआ है।
हमारे यहाँ भारत में कितना मीटर तक, एक बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, भारत में 147 अरब घन मीटर जल संग्रह करने की क्षमता विकास हुआ है, विकास हुआ। अभी तक भारत में हुआ है। यह नदियां कुल प्रवाहित जल के केवल 8.5% है। जो ये नदियां हैं कुल प्रवाहित जल का केवल कितना प्रतिशत है? नदियां आपका याद रखिएगा, कुल प्रवाहित जल का 8.5% है। इसी प्रकार 91% अधिक धातुले जल सागर में चला जाता है। अब एक 8.5 तो यहाँ पे 91 बचा जो आपको सागर में चले जाते हैं। और भारत में भूमिगत जल की संभावित क्षमता लगभग 434 अरब घन मीटर होता है। अभी तक हम 37% ही भूमिगत जल का उपयोग करने में समर्थ हो सके हैं। अभी तक हम लोग कितने प्रतिशत? 37% के जल का उपयोग कर सकते हैं, करने में समर्थ है। अब चलिए इसके बाद हम लोग सीखते हैं भारत में जल संसाधन का उपयोग। अब देखिए हम लोग समझेंगे किसके बारे में? भारत में जल संसाधन का उपयोग। तो भारत में जल का विविध उपयोग होता है। जल का बहुत सारा उपयोग है, विविध रूप में जल का उपयोग होता है। जल का उपयोग आप घरेलू कार्य में करते हैं। हम लोग घरेलू कार्य में करते हैं। कहाँ पे करते हैं? घरेलू कार्य में, उद्योग में करते हैं, सिंचाई के लिए किया जाता है। घरेलू उपयोग के रूप में भी जल का उपयोग पीने में, खाने पकाने में, कपड़े धोने में, सफाई करने में करते हैं। भारत में जल संसाधन का उपयोग कहाँ जल का उपयोग किया जाता है? विविध रूप से उपयोग किया जाता है। विविध रूप से जल का, और कहाँ पे? तो जल का उपयोग घरेलू कार्य में किया जाता है। अब तक समझिएगा। इसके बाद आगे उद्योग धंधा, जो उद्योग होते हैं, धंधे होते हैं, इस सब के बारे में आप लोग समझिएगा। तो सबसे पहले बात समझने का कोशिश कीजिएगा आप लोग कि उद्योग धंधे से हमें दैनिक जीवन में काम आने वाले अनेक अनगिनत वस्तुएं प्राप्त होती है। उद्योग का विकास भी बिना जल का आप नहीं कर सकते ना। बिना जल की आपूर्ति का आपका विकास नहीं किया जा सकता है। और जल के बिना क्या क्या? जल के बिना आपका कोई भी विकास, उद्योग का विकास संभव नहीं है। उद्योग के चलाने के लिए जल की आवश्यकता होती है। यदि हमें किसको चलाने के लिए? उद्योग के चलाने के लिए हमें जल की आवश्यकता होगी। किसका आवश्यकता होगी उद्योग को चलाने के लिए? फैक्ट्री को चलाने के लिए, इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। लोहा इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग, रसायन उद्योग आदि में जल की भारी खपत होती है। किस किस उद्योग में जल? वस्त्र उद्योग की बात हो, लोहा इस्पात उद्योग की बात हो, भारी उद्योग, रसायन उद्योग की बात हो, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या क्या आता है? बहुत ही अधिक भारी मात्रा में जल की जरूरत पड़ती है हमें। जल का सबसे अधिक उपयोग कहाँ पे किया जाता है? जल का सबसे अधिक उपयोग आपका सिंचाई में किया जाता है। जल का उपयोग सबसे अधिक आपका सिंचाई में किया जाता है। जल का उपयोग सबसे अधिक क्या किया जाता है? आपका सिंचाई में किया जाता है। उपयोग कृषि के सिंचाई में किए जाते हैं। कृषि के सिंचाई के लिए होता है। कृषि की सिंचाई के लिए होता है। कुल उपयोग किए गए जल का 84% भाग ही सिंचाई में काम आते हैं। यानी जितना कुल उपयोग किए गए जल का 84% ही केवल आपका काम के लिए, भाग सिंचाई काम के लिए आते हैं। इसका यह कारण है कि भारत में वर्षा कुछ महीनों तक ही सीमित रहती है।
यह भी कारण है कि हमारे यहाँ वर्षा कुछ महीने तक की क्या रहती है, सीमित रहती है। और वर्षा की मात्रा अनिश्चित होती है। और वर्षा की जो मात्रा होती है आपका एक अनिश्चित होती है। कभी वर्षा जल्दी प्रारंभ हो जाती है तो कभी वर्षा आपका देरी से होती है। दोनों स्थिति में फसल बुरी तरह से प्रभावित होती है। दोनों, कभी देरी से हुआ तो भी फसल प्रभावित होंगे, फसल समय से पहले बारिश हो गई तभी फसल प्रभावित होगी। दोनों स्थिति में फसल को क्या होता है, बर्बाद होती है, प्रभावित होती है। जैसे चावल, गन्ना, जूट के लिए अन्य फसलों की अपेक्षा अधिक जल की आवश्यकता होती है। गन्ना खेती के लिए जल की आवश्यकता अधिक होती है, जूट की खेती के लिए जल की आवश्यकता अधिक होती है, गेहूँ आपका चावल के खेती के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। अन्य फसलों की अपेक्षा अधिक जल की यहाँ पर आवश्यकता होती है, जिससे सिंचाई के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। और किसके द्वारा पूरा किया जाता है, इस सबको सिंचाई के द्वारा पूरा किया जाता है। जिसे सिंचाई के द्वारा पूरा किया जाता है, समय पर पर्याप्त मात्रा में सिंचाई फसलों को उत्पादकता एवं क्वालिटी को सुनिश्चित करती है। धरातलीय एवं भूमिगत दोनों जल में सबसे अधिक उपयोग कृषि में होता है। धरातलीय और भूमिगत दोनों जल का सबसे अधिक उपयोग बात किया जाए तो कहाँ पे होता है, कृषि में होता है। इसमें धरातली का जल का 89% आपका 89% और भूमिगत जल का 92% ही जल उपयोग में किया जाता है। जबकि औद्योगिक क्षेत्र में धरातल जल का 2% और भूमिगत जल का 5% भाग उपयोग में लाया जाता है। और समझिएगा इसके बाद आप लोग बात, घरेलू उपयोग में धरातलीय जल का उपयोग भूमिगत जल के तुलना में अधिक यानी 9% है। और कुल जल का उपयोग में कृषि सेक्टर का भाग दूसरे सेक्टर के वनस्पति से अधिक होते। फिर भी भविष्य में विकास के साथ साथ देश के औद्योगिक घरेलू सेक्टर में जल का उपयोग बढ़ने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में नीवल बोए गए क्षेत्रों का 85% भाग सिंचाई के अंतर्गत आते हैं। 85% जो भाग है आपको किसके अंतर्गत आते हैं, सिंचाई के अंतर्गत आते हैं। इन राज्यों में गेहूं, चावल मुख्य रूप से सिंचाई कृषि सहायता से पैदा ही की जाती है। चावल को, गेहूं को पंजाब, हरियाणा, पश्चिम प्रदेश, उत्तर प्रदेश में किया जाता है, सभी को सिंचाई के माध्यम से ही उत्पादन किया जाता है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोए गए क्षेत्र का कितना भाग सिंचाई के अंतर्गत आता है, जितना जमीन बोए गया है उसका 85% जमीन पर सिंचाई, समझ लिए ट्यूबवेल से या हैंडसेट पंप से पानी दिया जाता है, खेती की पानी पटाया जाता है खेत में। अब समझिएगा यहाँ पे आप लोग निम्न शिक्षित क्षेत्र का 76.1%, पंजाब में और 53.3% हरियाणा में कुएं नलकूप के द्वारा शिक्षित। इससे यह पता चलता है कि इन राज्यों में अपनी स्वाभाविक भूमिगत जल के बड़े बड़े उपयोग करते हैं। फलस्वरूप इन राज्यों में भूमिगत जल में कमी आ रही है। अतः इन राज्यों में भूमिगत जल संसाधन अधिक से अधिक उपयोग से भूमिगत जल स्तर नीचे हो गया है। वास्तव में कुछ राज्य जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र अधिक जल निकालने के कारण भूमिगत जल में फ्लोराइड संकलन बढ़ गया है। इसके कारण पश्चिम बंगाल के बिहार के कुछ भागों में शाखिया संकलन क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब हम लोग सीखेंगे इसके बारे में, भारत में सिंचाई व्यवस्था के बारे में। भारत में सिंचाई की व्यवस्था के बारे में हम लोग जानेंगे, अब पढ़ेंगे इसके बारे में। देखिए भारत में सिंचाई की व्यवस्था की बात किया जा रहा है, किसकी बात, भारत में सिंचाई की व्यवस्था। तो जल का उपयोग विविध प्रकार से होता है। जल का उपयोग किस प्रकार से होता है, विविध प्रकार से, परंतु इसका सबसे अधिक उपयोग सिंचाई के लिए होता है। जल का उपयोग तो आप समझे थे, आप विविध प्रकार से होते हैं, लेकिन इसका सबसे उपयोग किसके लिए होता है, सिंचाई के लिए। कुल उपलब्ध जल का 84% भाग आपका केवल सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। और कुल जितने जमीन होते हैं, जितना जल का होता है, उसका कुल उपलब्ध जल का कितना, लगभग 84% लगभग आपका केवल सिंचाई के लिए होता है। भारत में सिंचाई की आवश्यकता इसलिए है कि यहाँ वर्षा अवधि सीमित है। यहाँ पर हमारे देश में क्यों जरूरत है सिंचाई की आवश्यकता, क्योंकि यहाँ वर्षा जो होती है, बारिश होती है, वह सीमित समय के लिए होती है। इस वजह से हमें हमारे यहाँ भारत में सिंचाई की आवश्यकता पड़ी है। और भारत में सिंचाई की आवश्यकता इसलिए भी है, यहाँ की आप बताएं कि बारिश की वजह से है। अब वर्षा वितरण असमान है, हमारे यहाँ वर्षा का वितरण जो है असमान होती है। भारत में वर्धक काल वर्ष भर रहता है। सिंचाई द्वारा हम वर्षा व ऋतु की अनिश्चितता मुकाबला कर सकते हैं।
शुष्क ऋतु में भी फसलों में पैदा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान के पैदा कर सकते हैं। अब समझिएगा, भारत के कुछ ऐसे भी भाग हैं जहाँ वर्षा न के बराबर होती है। हमारे देश में कुछ ऐसे भी जगह है जहाँ पर वर्षा आपको न के बराबर मिलेंगे। किसके बराबर है, न के बराबर मिलते हैं वर्षा। तब न के बराबर वर्षा मिलते हैं और ऐसे भाग को सिंचाई पर निर्भर के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं होते हैं। ऐसे जो भाग को क्या होता है, सिंचाई के अलावा कोई भी रास्ता उन्हें नजर नहीं आता है और कुछ भी हो नहीं सकता रहा इस सिंचाई के अलावा। सिंचाई करवाना ही होगा उनको फिर खेती के लिए, अच्छे फसल के लिए। कुछ फसल ऐसी है जिसे गन्ना और चावल आदि जिन्हें पानी की बड़ी अधिक आवश्यकता होती है। ऐसी फसल को निरंतर जल देने के लिए सिंचाई के अतिरिक्त और कोई तरीका नहीं है। जल देने के अतिरिक्त सिंचाई के लिए कोई और अतिरिक्त तरीका यहाँ पे नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और भारत में कुल वर्षा एक जैसी नहीं होती। हमारे देश में कहा जाए तो कुल वर्षा एक जैसी नहीं होती। कभी कहीं एक कम हुआ, कहीं ज़्यादा हुआ, कहीं पर सबसे ज़्यादा हुई, कहीं पर हुआ नहीं। तो इस तरह से एक जैसी वर्षा हमेशा नहीं होती है। अब इसके बाद समझिएगा, एक जैसी वर्षा नहीं होती है। किसी एक वर्ष में मानसून पवने वर्षा की होने की वाली मात्रा कम या क्या हो जाती है, तो कम या आपका अधिक इस बात पर निर्भर करती है कि बंगाल की खाड़ी में बनने वाले निम्न दाब के क्षेत्र में कितना संबल होते हैं और कितने अंतर के बाद बनते हैं और कितने अंतर के बाद ये बनते हैं। मानसून पवनों से होने वाली वर्षा का वितरण आपका समान नहीं होता। मानसून से होने वाली वर्षा आपका क्या होता है, वितरण समान नहीं होता। कुछ क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है, कुछ क्षेत्रों में तो आपको बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, तो कुछ क्षेत्रों में बिल्कुल सूख ही रह जाता है, बहुत क्षेत्रों में तो पूरा सूखा ही रह जाते हैं। और परंतु सिंचाई के साधनों द्वारा हम दोनों को बाढ़ और अकाल की स्थिति पर नियंत्रण रख सकते हैं। अब बाढ़ और अकाल की स्थिति में क्या रख सकते हैं, नियंत्रण हम रख सकते हैं हम लोग। अब समझिएगा इसके बाद अब आपको क्या जानना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत में सिंचाई साधन के बारे में, किसके बारे में, भारत में सिंचाई साधन के बारे में। इसके बाद आपको पढ़ना भारत में जल वितरण के बारे में। अब इसके बाद आपको जल संकट के बारे में पढ़ाए जाएंगे। इसके बाद वर्षा जल संग्रहण के बारे में, उसके बाद चैप्टर आपका ये भी समाप्त हो जाएंगे। तो आज आप लोग को इतना ही रहने दिया जाता है, इससे आगे कल आप लोगों को बताया जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास।